Hello guys, welcome to Sampurna IAS. Today is day 2 of our 30 days challenge of important articles of Indian Constitution और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 2 जिसके अंदर आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक है। 1947 में इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद जो सबसे बड़ी समस्या थी वो आइडेंटिफाई करना था कि कौन लोग इंडिया के सिटीजन होंगे। तो ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिए गए हैं। आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान पूरी तरीके से तैयार होकर लागू था, उस समय कौन लोग इंडिया के सिटीजन होंगे। तो अंडर आर्टिकल 5 तीन कंडीशन बताए गए हैं और कोई भी इंसान इन तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल करता है तो वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पा जाएगा अंडर आर्टिकल 5। इसमें पहला कंडीशन ये है कि वो इंडिया में पैदा हुआ हो, दूसरा कंडीशन ये है कि आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स जो है वो इंडिया में पैदा हुए हों, और तीसरा कंडीशन ये है कि वो इंसान बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 5 साल पहले से या उससे भी अधिक इंडिया में रह रहा हो। यानी अगर कोई भी इंसान 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले से इंडिया में रह रहा है तो वो भी अंडर आर्टिकल 5 इंडिया का सिटीजनशिप पा सकता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आपको बता दें कि आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के वजह से बेसिकली उस टाइम बहुत सिग्निफिकेंट था, क्योंकि आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में डिटेल्ड बात की गई है रिगार्डिंग इंडिया पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट माइग्रेशंस हुए थे उसके बारे में। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 आज के प्रेजेंट टाइम में उतने रिलेवेंट नहीं है जितने कि ये उस टाइम थे, क्योंकि वो उस टाइम के इशू को टैकल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए थे। तो आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिकली बेस्ड है वो परमिट सिस्टम पे बेस्ड है। भारत सरकार ने 1947 में आज़ादी के एक साल बाद 19 जुलाई 1948 को एक परमिट सिस्टम स्टार्ट किया। परमिट सिस्टम का मतलब ये था कि अब अगर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट माइग्रेशन करना है तो आपको अपना एक परमिट दर्ज कराना होगा। तो ऐसे में आर्टिकल 6 में बताया गया है कि अगर कोई भी इंसान जो परमिट सिस्टम से पहले से इंडिया में आ गया है पाकिस्तान से तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान परमिट सिस्टम लागू होने के बाद पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है तो उसको सबसे पहले परमिट फिल करना होगा, और परमिट फिल करने के बाद 6 महीने के बाद उसको सिटीजनशिप अवॉर्ड की जाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 उस टाइम के तत्कालीन इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद हो रहे माइग्रेशन को टैकल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। तो आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली उन लोगों की बात करता है जो लोग हमारे आज़ादी से पहले पाकिस्तान चले गए थे इंडिया से, और फिर आज़ादी के बाद वो वापस पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमारे संविधान में सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल बनाया गया है। ऐसे लोगों के लिए कंडीशन ये है कि कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया है लेकिन पार्टीशन के बाद अगर वो फिर इंडिया आना चाह रहे हैं तो उसको भी सिटीजनशिप दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 6 मंथ का वेट करना होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली उन लोगों की बात करता है जो लोग अब्रॉड में रह रहे हैं लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ऐसे में अगर उनका कोई चाइल्ड बॉर्न होता है विदेश में, फॉरेन कंट्री में, अब्रॉड में, तो वो भी एलिजिबल है सिटीजनशिप के लिए। कंडीशन ये है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन होने चाहिए और उसको वहाँ का जो कंसोलेट है उस पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसा कि आपको पता है इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, तो अगर कोई भी इंसान इंडिया का सिटीजनशिप होते हुए भी अगर विदेश के कहीं की सिटीजनशिप को ऑप्ट करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर विराट कोहली अभी इंडियन सिटीजन हैं और अभी वो लंदन में स्टे कर रहे हैं, अगर उन्होंने लंदन की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली तो वॉलंटरी उनकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो चली जाएगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि कैसे किसी भी इंडियन सिटीजन का जो सिटीजनशिप है वो कॉन्टिन्यूएशन कैसे होगा। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी इंसान जो इंडिया का सिटीजन है या फिर जो इंडिया का सिटीजन होने के लिए डीम्ड फिट है
वो तब तक इंडिया का सिटीजन रहेगा जब तक पार्लियामेंट कोई ऐसी लॉ ला के उसके सिटीजनशिप को खत्म ना करे। आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि केवल और केवल पार्लियामेंट के पास ही अथॉरिटी है कि वो सिटीजनशिप के रिलेटेड कोई लॉज बनाए, और इसी आर्टिकल 11 की पावर को यूज़ करते हुए पार्लियामेंट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिटीजनशिप के लॉ बनाए हैं। पार्लियामेंट में भी बेसिकली हम बात करें तो होम मिनिस्ट्री जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज को बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या तरीके हैं जिससे कोई भी इंसान इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। तो एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप को आप एक एक्रोनिम्स ब्रांड की मदद से याद कर सकते हैं, जहां पर B स्टैंड फॉर बर्थ, R स्टैंड फॉर रजिस्ट्रेशन, A स्टैंड फॉर एक्विजिशन, N स्टैंड फॉर नेचुरलाइजेशन एंड D स्टैंड फॉर डिसेंट। तो इन 5 तरीकों से कोई भी इंसान इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे 3 तरीके हैं जिससे कोई भी इंसान सिटीजनशिप को लूज़ कर सकता है, और इसको एक एक्रोनिम्स TDR की मदद से हम याद कर सकते हैं, वेयर T स्टैंड फॉर टर्मिनेशन, D स्टैंड फॉर डेप्रीवेशन एंड R स्टैंड फॉर रिनाउंसिएशन। अब बात करें टर्मिनेशन की, तो अगर कोई इंसान इंडिया का सिटीजन है और वो कहीं और की सिटीजनशिप को एक्वायर करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। रिनाउंसिएशन का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान वॉलंटरली अपनी सिटीजनशिप को टेक अवे करता है, गिव अप करता है, और डेप्रीवेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई लॉ बना के अलग अलग केसेस में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में किसी को सिटीजनशिप से डिप्राइव करे। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपको ये बताना है कि अभी तक पार्लियामेंट ने कितने टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके हमारे सिटीजनशिप के लॉज को फ्रेम किया है। थैंक यू।